नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मालती जोशी जी का उपन्यास राग विराग का द्वितीय अध्याय। सोमवार की सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं पंडित जी के यहाँ गई। पिछवाड़े आंगन में जाड़े की धूप सेकते हुए दोनों शिव पार्वती की तरह पास पास बैठे थे। पंडित जी अखबार पढ़ रहे थे और जिया मटर छील रही थी। मैंने मिठाई का डिब्बा सामने रखकर दोनों के पैर छू लिए। काहे की मिठाई है? जिया, मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी? हम तो समझे कि तुम्हारी सगाई हो गई है। अरे अजीब अहमक हो, सगाई की मिठाई देने क्या वह खुद आती? पंडित जी ने एकदम झिड़क दिया तो जिया कटकर रह गई। उन्हें उबारने के लिए मैंने कहा, आज ही ज्वाइन कर रही हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद लेने आई हूँ। बैठी मुंह क्या ताक रही हो? जाओ ना, ठाकुर जी को भोग लगाकर आओ, लड़की प्रसाद जो लेकर आई है। पंडित जी फिर झुंझलाए। मिठाई का डब्बा उठाकर जिया बेचारी भीतर चली गई। अब आपको मेरे लिए रविवार को समय निकालना पड़ेगा, मैंने कहा, या कहे तो शनिवार की शाम को भी आ सकती हूँ, क्योंकि बैंक में शनिवार की आधी छुट्टी रहती है। अरे भाई, क्या करने लग गई? पंडित जी ने जिया को आवाज दी। जल्दी ले आओ, उसे दफ्तर भी जाना है। उनके उस आदेश में मेरे लिए व्यग्रता भले ही रही हो, पर स्वर में केवल पिंड छुड़ाने का सा भाव था। तब पहली बार मैंने लक्ष्य किया कि जब से आई हूं वे मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले। पंडित जी, उन्होंने केवल मेरी तरफ देखा। आप नाराज हैं? नहीं तो हम क्यों किसी से नाराज होने लगे? किसी से हो ना हो, पर मुझसे तो हो ही सकते हैं। आप मेरे बड़े हैं, मेरे गुरु हैं। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो कान पकड़कर बताने का हक है आपको। नहीं बिटिया, अब वह बात नहीं रही। क्यों नहीं रही? अगर हम तुम्हारे कुछ होते तो तुम एक बार कम से कम पूछ तो लेती, एकदम मिठाई लाकर तो सामने ना रखती। मैं एकदम जैसे आसमान से गिरी। शर्म से मैंने सिर झुका लिया। सच यह मुझे क्या हो गया था? जिस नौकरी के लिए पहले इतनी उदासीनता थी, उसी के लिए इतनी व्यग्र हो उठी कि इतनी साधारण सी बात भी याद ना रही। माँ ने याद ना दिलाया होता तो शायद मिठाई लेकर भी नहीं आती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी अनुमति लिए बिना मंच पर तो कभी गई भी नहीं। कॉलेज की पिकनिक या किसी रिश्तेदार की शादी में भी जाना होता तो पहले उनसे आज्ञा ले लेती। मेरी इस गुरु भक्ति का घर पर अक्सर मजाक उड़ता। संध्या भाभी नई नई शादी होकर आई तो ये चर्चाएं सुनकर बड़ी उत्सुक हो उठी। एक दिन जिद करके मेरे साथ ही होली। माँ ने कहा भी कि इस तरह नई नवेली बहू का औचक चला जाना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने मना नहीं किया। मैं उनकी अपेक्षा भंग का मजा लेना चाहती थी। सच, बेचारी इतनी निराश हुई। अच्छी खासी गॉसिप का मजा हाथ से निकल गया। कन्नू जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी बेटे? हमसे कहा तो होता। दरअसल भैया की बहुत इच्छा थी, परीक्षा देने गई थी। तब आपसे कहा भी था। हाँ, शायद बताया था तुमने। उनका मन रखने के लिए परीक्षा दे दी थी। अब सिलेक्शन हो गया तो वे कहते हैं कि चांस छोड़ना बेवकूफ़ी है। आप तो जानते हैं, बाबूजी के बाद अब भैया ही तो घर के बड़े हैं, उनकी बात रखनी पड़ती है। इसके बाद पंडित जी कुछ नहीं बोले, पर मेरा मन ग्लानि से भर उठा। सारे रास्ते मैं अपने को धिक्कारती ही रही। छी, अपने पितृतुल्य बड़े भाई पर यह कैसा आरोप जड़ दिया मैंने। अपने ऋषि तुल्य गुरु से कैसे झूठ बोल गई मैं। बड़े भैया ने तो कभी किसी बात के लिए जोर ही नहीं दिया। वे तो बेचारे डरे डरे से ही रहते हैं कि मुझे और अम्मा को कहीं कोई बात चुभ ना जाए। हम दोनों को तो वे झेल ही तो रहे हैं। बाकी दोनों ने तो बड़ी आसानी से पीछा छुड़ा लिया। कपिल भैया के पास बम्बईया छोटे मकान का शाश्वत बहाना है। सुनील भैया दिल्ली की महंगाई का रोना रोते रहते हैं। नीता भाभी तो साफ कहती है कि जब बड़े भैया पैतृक मकान का आनंद उठा रहे हैं तो जिम्मेदारियां भी तो वही भुगते हैं। मेरे लिए रविवार की दोपहर में 2 से 4 तक का समय निश्चित हो गया। पहले दिन से ही लगा कि पंडित जी कुछ खिंचे खिंचे से हैं। 7-8 साल साथ रहने के बाद गुरु शिष्य के बीच जो सामंजस्य पनपता है वह कहीं से टूटता नजर आया। फिर कुछ मैं भी उखड़ी उखड़ी सी रहती। मनोज उन दिनों एक अलग कमरा लेकर तिलक नगर में रहने लगे थे। रविवार की शाम मैंने उनके नाम जो कर दी थी।
तानपुरे पर उंगलियां फेरते हुए मैं अक्सर प्रतीक्षा की घड़ियां गिनती रहती। शरीर वहां होता पर मन हवाओं से बात करता हुआ प्रियतम के पास पहुंच जाता था। इसलिए पंडित जी एक एक चीज कई बार समझाते, फिर भी मेरी पकड़ में ना आती। तब मैं अक्सर झुंझला उठती। उस दिन रियाज हो रहा था आमिर खां साहब की बड़ी प्यारी सी बंदिश, जिनके मन राम बिराजे, मैं कहीं से लिख कर ले आई थी और उसे गले में बैठाने का प्रयास कर रही थी। पंडित जी बड़ी तन्मयता से मुझे उस शैली की बारीकियां खूबियां समझा रहे थे, पर मेरा दिमाग उस समय नौसिखियों से भी गया गुजरा हो रहा था। बार बार स्वर फिसलकर शुद्ध निषाद पर ही आ टिकता। 2-3 बार पंडित जी ने टोका भी, बेटे यह चंद्रकोश नहीं है। पर जैसे मैं पहली बार सा सारेगामा सीख रही थी वैसे ही गा रही थी। जब 3-4 बार इसी की पुनरावृत्ति होती रही तो उनकी भी सहनशीलता जवाब दे गई। बस करो, वे चीखे, तानपुरा रख दो और दफा हो जाओ यहाँ से। जब दिमाग ठिकाने रहा करे तभी यहाँ आया करो, वरना मेरा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अपमान से मेरे आंसू निकल आए। पंडित जी की डांट पहली बार नहीं खाई थी, पर कनिष्ठ छात्रों के सामने वे हमेशा वरिष्ठ शिष्यों की गरिमा बनाए रखते थे। और आज उन्हें इसका भी भान न रहा। मेरे पीछे अपनी बारी की प्रतीक्षा करती हुई गिरिजा और शोभा बैठी थी। उनकी तरफ देखने का मुझे साहस भी नहीं हुआ। वैसे ही सिर झुकाकर चली आई। अपने उस अपमान की बात मैंने किसी को नहीं बताई, मनोज को भी नहीं। उस शाम मैं बुझी बुझी सी ही रही तो वे मुझसे कुरेद कर पूछते रहे, पर मैंने कुछ नहीं बताया। और बताती भी तो शायद समझते नहीं। अगले रविवार को जब 2:30 बजे तक लेटी हुई मैं उपन्यास पढ़ती रही तो माँ ने टोका, आज जाना नहीं है ना? क्यों? माँ के इस प्रश्न पर इतने दिनों का बंधा अवसाद था। माँ चुपचाप सुनती रही और फिर मेरे चुप होते ही बोली, इसका मतलब है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें डांटने का भी अब किसी को अधिकार नहीं रहा। मैं हैरत से उनका मुंह ताकती रह गई। देख कनु, मैं अनपढ़ सही पर इतना जानती हूँ कि विद्या गुरु के चरणों में बैठकर ही पाई जाती है। तू अगर उनसे ही अभिमान करने लगेगी तो इतने दिन का सीखा हुआ मिट्टी में हो जाएगा। उस दिन माँ ने ठेल ठाल कर मुझे भेजा और मैं मुंह फुलाई ही घर से निकली थी और उसी मुद्रा में जाकर बैठ गई। लेकिन पंडित जी हमेशा की तरह अपने वत्सल स्वरूप में थे। मुझे देखते ही बोले, तबीयत तो ठीक है ना बिटिया? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, चल कर आई हूँ ना इसलिए। उन्होंने जिया को आवाज़ देकर मेरे लिए शरबत बनाने को कहा। फिर मेरे संकोच को अनदेखा करते हुए बोले, मैं पहले ही जानता था कि ऐसा होगा। हफ्ते भर दफ्तर में मगजमारी करने के बाद गाना सीखने लायक दमखम तुम में नहीं है। कोई लड़का होता तो शायद निभा ले जाता, पर यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन पहले भी तो हफ्ते में 2 ही दिन सीखती थी, पर बाकी दिनों में तुम स्वतंत्र तो थी। तुम्हारा मन कहीं भटकता तो नहीं था। तुम्हारी शक्ति कहीं और तो खर्च नहीं होती थी। यह तो साधना की डगर है बेटा। शक्ति भी चाहिए और लगन भी। इस तरह 2 नाव में पैर रखकर चलोगी तो बड़ी मुश्किल होगी, और तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। बहुत आशाएं लगाई थी तुमसे, वे उसास भरकर बोले। तुम्हारे पिताजी से मांग लिया था मैंने। उन्हें वचन दिया था कि बिटिया को एक दिन संगीत शिरोमणि बनाकर रहूंगा, पर अब लगता है ही नहीं कि मेरा वह कौल कभी पूरा होगा। उनके स्वर में घोर हताशा थी, जैसे 8-10 साल की तपस्या पर किसी ने पानी फेर दिया हो। 8-10 साल पहले वाली वह बात याद हो आई। बाबूजी रिटायर हो गए थे और हम सब अपना सामान समेटकर भैया के पास आ गए थे। शहर के स्कूल का एक हवा सा मन में था, पर बहुत जल्दी ही मैंने अपना सिक्का जमा लिया। लड़कियां मेरे कपड़ों का मजाक बनाती, मेरी भाषा की नकल उतारती, पर एक तुरुप चाल मेरे पास भी थी, मेरी आवाज़। महीने 2 महीने में ही मैंने कई फैन भी जुटा लिए थे। स्कूल के वार्षिक उत्सव में पहली बार मंच पर जाने का अवसर मिला। सुगम संगीत की प्रतियोगिता थी। मुझे तो नया कोई गीत याद भी नहीं था। वही पुराना सा घूंघट के पट खोल ही गा दिया और बाजी मार ली। प्रथम पुरस्कार के लिए जब मेरे नाम की घोषणा हुई तो कितनों के ही चेहरे देखने लायक हो गए थे। निर्णायकों में एक बुजुर्ग से व्यक्ति भी थे। कार्यक्रम की समाप्ति पर उन्होंने पास बुलाकर शाबाशी दी, नाम पूछा, फिर बोले, गाना सीखोगी? गाना? हाँ, अगर सीखना चाहो तो अपने पिताजी से कहना मुझसे मिल लें। उनका बताया पता रटते हुए मैं घर पहुंची। रात भर खुशी के मारे नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सवेरे मैं बाबूजी को घसीट कर
सेठ रामदास जी के बागीचे में ले गई। वहां बीचों बीच श्री रघुनाथ जी का सुंदर मंदिर था, छोटा सा किंतु सुंदर। सफेद पत्थर पर रंगीन नक्काशी थी। फर्श पर काले सफेद संगमरमरी चौकोर टुकड़े जड़े हुए थे। युगल जोड़ी की मूर्तियां तो इतनी सुंदर थी कि आंख टिकी रह जाती थी। हम लोग पहुंचे उस समय आरती हो रही थी। बाहर इक्का दुक्का दर्शनार्थी खड़े थे। भीतर कल वाले सज्जन रेशमी धोती पहने आरती उतार रहे थे। बाबूजी तो उन्हें देखकर ही गदगद हो गए। प्रसाद लेकर जैसे ही बाकी भक्तगण विदा हुए, बाबूजी ने आगे बढ़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोले, महाराज, मैं काशीनाथ दुबे हूँ। कल बिटिया के हाथ आपने संदेश भेजा था। मुझे देखकर पंडित जी को सब याद हो आया। प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो आप हैं? वाह भाई साहब, मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपके घर में साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। मैं इतने दिनों से बच्चों को सिखा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पर यह बात कभी कभी ही देखने में आती है। मैं तो चाहूँगा कि आप इसे मुझे सौंप दें। अरे, यह तो कन्या का अहोभाग्य होगा महाराज। बाबूजी हाथ जोड़कर बोले, लेकिन मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, खुद बच्चों के भरोसे हूँ। मैंने आपसे कुछ और तो नहीं मांगा भाई साहब, बस बिटिया को मांग रहा हूँ। पैसे देने वाले विद्यार्थी तो बहुत मिल जाते हैं, पर संतोष देने वाला एक आध ही मिलता है। और फिर मैं पैसे के लिए सिखाता भी नहीं। हम कुल 2 प्राणी हैं, पेंशन में मजे से गुजारा हो जाता है। सेठ जी के कुल देवता की सेवा का भार भी ले लिया है। उनकी कृपा से सिर पर छत बनी हुई है। अब तो बस यही इच्छा है कि जो कुछ अपने गुरु से पाया है वह शक्ति भर औरों को देकर जाऊं। बाबूजी ने बटुआ खोलकर 11 रुपये निकाले और कहा, बेटे, गुरुजी के चरण छुओ। यहाँ नहीं, घर चलिए। कहते हुए वे हमें पिछवाड़े ले गए। साफ सुथरे लिपे पुते 2 कमरे। बाहर वाले कमरे में तबलों की 4-5 जोड़ियाँ, 4-5 तानपुरे और 2 हारमोनियम रखे हुए थे। बीच वाली दीवार के पास एक बड़ी सी चौकी थी। उस पर किसी साधु महात्मा की तस्वीर रखी हुई थी। उस पर चढ़ाया फूलों का हार ताजा ही था। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध व्याप्त थी। भीतर की ओर मुँह करके उन्होंने 2 कप चाय लाने का आदेश दिया और फिर मुझसे बोले, पहले इन्हें प्रणाम करो बिटिया, ये गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद मैंने उन्हें प्रणाम किया। कुछ श्लोक सा गुनगुनाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया जो मेरी समझ में नहीं आया। तब तक भीतर से चाय आ गई। ये तुम्हारी गुरु माता है बिटिया, पंडित जी ने बताया। बाबूजी का इशारा पाकर मैंने उनके भी पैर छू लिए। का नाम है बिटू तुम्हारो? खूब आगे तक सिर ढके हुए ही उस महिला ने पूछा। उस कच्ची उम्र में भी यह बात चुभे बिना नहीं रही कि ऐसे सुरीले व्यक्ति की यह कैसी बेसुरी पत्नी है। घर लौटते ही माँ ने तूफान खड़ा कर दिया। कुछ समझते हैं ना सोचते हैं, बस जो मन में आया कर गुजरते हैं। अरे, यह भी होश नहीं कि लड़की अब बड़ी हो रही है, उसे किसी उस्ताद के पास मैं ना भेजने की साफ कहे देती हूँ। ये सारे संगीत मास्टर 1 नंबर के लफंगे होते हैं। और लगे हाथों माँ ने दर्जनों किस्से सुना डाले जो उन्होंने भी कहीं से सुन रखे थे। माँ ने तो एक तरह से प्रसंग ही समाप्त कर दिया था, पर मैं भी जिद पर अड़ी रही और माँ को हार माननी पड़ी। पहले दिन वे स्वयं मेरे साथ गई। पंडित जी की सौम्य शांत सात्विक मुद्रा देखकर वे आश्वस्त ही नहीं, अभिभूत भी हो गई। पर जिया को देखकर तो एकदम ही रीझ गई। किसी भी प्रसाधन की अपेक्षा ना रखने वाला उनका दमकता रंग, उम्र को झुटलाने वाली कांति, तीखे नाक नक्श, ऐसे अनिंत रूप रंग मैंने भी जीवन में पहली बार ही देखा था। वहां से लौटते हुए माँ बार बार उच्छ्वास भर रही थी। भाग्य का खेल है सब। ऐसा रूप तो रजवाड़ों के यहाँ भी मुश्किल से दिखाई देता है, और बेचारी इस पंडे पुजारी दावा के यहाँ झाड़ू बुहारी कर रही है। माँ की सहमति मिल जाने के बाद फिर कोई रुकावट ही नहीं रही और मेरी विधिवत शिक्षा प्रारंभ हो गई। साल भर तो ये केवल भजन सिखाते रहे। कोई 8-10 भजन इस बीच मैंने याद कर लिए। पंडित जी कहते, कई लोग 1-2 साल सीखकर छोड़ देते हैं। उस समय उनके पास गुरु की नाम लेवा कुछ तो पूंजी होनी चाहिए। एक बार गला अच्छी तरह से मांझ लेने के बाद ही उन्होंने रागदारी में प्रवेश किया। उस समय उनके पास कोई 20-25 शिष्य थे। 5 से लेकर 45 वर्ष तक के ये स्त्री पुरुष बंधे बधाए समय से उनके पास आते थे। पंडित जी सब पर एक सी मेहनत करते थे, पर शीघ्र ही सब जान गए कि मुझ पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि है। एक एक स्वर को मेरे गले में बिठाने के लिए वे जान लगाते थे। एक एक तान जब तक ठीक से ना उतरती वे चैन से ना बैठते।
एक एक हरकत के लिए वे खुद ही हलकान होते, मुझे भी थका डालते, पर दोनों तरफ जोश बराबरी का था, इसलिए थकान तो होती ही नहीं थी। समय और दिन तो मेरे लिए भी नियत था, पर मैं जब जी चाहे चली जाती। दूसरों को सुनना मुझे अच्छा लगता था और मेरा यह उत्साह पंडित जी को अच्छा लगता। कई बार किसी कठिन जगह को वरिष्ठ छात्र बार बार प्रयत्न करने पर भी पकड़ नहीं पाते। बाद में मैं बड़ी आसानी से उसे छू आती। पंडित जी निहाल हो जाते। अपनी परख पर उन्हें गर्व हो आता। वे बड़े इत्मीनान से मुझे सिखा रहे। वे किसी शिल्पकार की तन्मयता से मुझे गढ़ रहे थे। मैं अभी से उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति होने का दम्भ भरने लगी थी, पर उन्होंने मुझे भटकने नहीं दिया। शुरू के वर्षों में उन्होंने मुझे गाने की अनुमति नहीं दी। बोले, इनाम तो तुम ले आओगी, पर प्रशंसा का नशा तुम्हें चढ़ जाएगा और फिर कुछ ना सीख पाओगी। उन्होंने मुझे रेडियो पर भी नहीं जाने दिया। दुनिया भर के औंगे पौंगे वहाँ परीक्षक बनकर आते हैं। अगर ऑडिशन में फेल हो गई तो मेरी बदनामी होगी, अगर पास हो गई तो बंदी बदाई लिख कर गाना शुरू कर दोगी। वही 30 मिनट का खेल, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, आलाप तान गाओगी, सोचोगी और दुनिया बस यहीं समाप्त हो जाएगी। 3 साल बाद पहली बार जब उन्होंने मुझे भातखंडे जयंती पर गाने की अनुमति दी, उस दिन जिन जिन लोगों ने मुझे सुना स्तब्ध रह गए। पंडित जी के पास बधाइयों का तांता लग गया। रात को माँ ने मुझे घर में राई नून से उतारा था। वह मेरी पहली विजय थी, मेरी जय यात्रा का पहला पड़ाव।